गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पद्म अवार्ड के बारे में। और सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हर साल पद्म अवार्ड की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, रिपब्लिक डे पर हर साल पद्म अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। और इस साल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, डॉक्टर से लेकर आर्टिस्ट और इवन ऑर्डिनरी पीपल यानी कि सार्वजनिक सेवा में लगे आम नागरिक जो हैं उनके सहित 128 व्यक्तियों को चुना गया है पद्म अवार्ड के लिए। और अधिकांश व्यक्तियों ने इस पुरस्कार को शालीनता से स्वीकार कर लिया है, बट पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मतलब कि वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि इनको पद्म अवार्ड नहीं चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा भी एकदम से न्यूज में आ चुका है। तो क्या कोई प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति क्या मना कर सकता है पद्म अवार्ड रिसीव करने से, या फिर क्या कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके थ्रू सामने वाले की सहमति या कंसेंट जो है वो लिया जाता है, यानी कि जिसको पद्म अवार्ड दिया जा रहा है उससे सबसे पहले सहमति ली जाती है क्या? तो इन्हीं सब चीजों के आंसर्स अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। और साथ ही साथ पद्म अवार्ड के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, पद्म अवार्ड है क्या? तो भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का, भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड्स। 1954 में भारत रत्न के साथ ही इसकी स्थापना की गई थी, भारत रत्न के साथ ही इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल रिपब्लिक डे के अवसर पर की जाती है, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये अवार्ड जो है गाइस, ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण दिया जाता है, ये हायर ऑर्डर की सर्विसेज में, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर में दिया जाता है। और पद्मश्री जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो अलग अलग फील्ड्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट यस, इस अवार्ड के अंदर पब्लिक सर्विस का एक एलिमेंट शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब देखो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो जो भी व्यक्ति पब्लिक सर्विस में अपना योगदान देते हैं, और सिर्फ योगदान नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्सलेंस प्लस वाला योगदान देते हैं, तो उन व्यक्तियों को जो है वो चूज किया जाता है और उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, जैसे आर्ट्स, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, राइट। अब सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि जो आप ब्यूरोक्रेट्स जो बनने वाले हैं, तो ये अवार्ड जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्यों नहीं दिया जाता? तो उसके पीछे का आंसर क्या है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सिविलियंस को ये प्रोवाइड किया जाता है। यू गाइज विल बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जैसे आर्मी के लोग जो होते हैं ना, उनका एक अलग कार्डर होता है, राइट। जैसे आपने कई बार सुना होगा, आर्मी वाले बोलते हैं कि दिस प्लेस इज फॉर सिविलियंस एंड सिविलियंस आर नॉट एट ऑल डिसिप्लिन पर्सन, राइट। तो आपने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो सुने होंगे आर्मी की तरफ से। तो क्योंकि उनको जब ट्रेन किया जाता है तो बहुत डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता है, फिर जब वो सिविलियंस के बीच में जाते हैं, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि आर्मी का जो एक ट्रेंड ऑफिसर जो होता है वो सिविलियंस के बीच में नहीं रह सकता, इसलिए उनको एक अलग जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब मान के चलिए कि उनका रेसिडेंशियल एरिया भी जो है वो अलग होता है, क्योंकि सिविलियंस के साथ फिर वो घुल मिल नहीं पाते। सेम विथ यू गाइज ऑल्सो, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब आप आईएएस एग्जाम क्रैक करेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, राइट, तब आपकी जो पर्सनालिटी जो ट्रेनिंग के दौरान डेवलप की जाएगी, तो वो फिर आप वो कॉमन मैन से अलग ही रहने वाले हैं, राइट। तो ये जो अवार्ड है ये सिविलियंस को प्रोवाइड जो है वो किया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं किया जाता। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, राइट। हालांकि भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो उसमें ये वाला पॉइंट भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो है वो क्या चीज जानी कि पद्म अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया के अंदर, भारत रत्न के बाद 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। 3 कैटेगरी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिया जाता है। अलग अलग फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है, बट जब भी अवार्ड दिया जाएगा तो व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। सीमाएं और अपवाद है, जैसे कि ये अवार्डी जो होते हैं उनको कोई भी कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता। मतलब कि पद्म जो अवार्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पद्म पुरस्कार जो हमें देखने को मिलते हैं, इसमें एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। मेडलियन दिया जाता है, यानी कि पदक दिया जाता है, जो कि वो गवर्नमेंट फंक्शंस में या पब्लिक फंक्शंस में पहन सकते हैं।
बाकी इसमें कोई भी उनको कैश रिवॉर्ड वगैरह नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, कोई नगद पुरस्कार इसके अंदर नहीं मिलता है। और पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं होती है, क्योंकि आप जानते ही गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश किया हुआ है। बताइए जरा फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल के अंदर टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश किया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो पद्म पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, कोई टाइटल नहीं है ये, राइट। और पुरस्कार विजेताओं से अपेक्षा की जाती है, यानी कि जिनको भी ये अवार्ड मिलता है उनसे ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स और सरफिक्स या सिंपल लैंग्वेज में अपने नाम के आगे या पीछे मेंशन ना करें कि उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है, राइट। जैसे कि कई बार मेंशन, देखो जनरली वो खुद नहीं कर सकते, बट कई बार कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बोलते हैं ना कि पद्मश्री विजेता फलाना फलाना, पद्म भूषण विजेता फलाना फलाना। तो इस प्रकार से कई बार हम स्पीचेस में सुनते हैं, कई बार एंकर्स बोलते हैं या कहीं किसी फंक्शन में उनको बुलाया जाता है तो कोई छपवा देता है उनके नाम के आसपास, बट वो खुद यूज नहीं कर सकते, राइट, कि वे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इनका उपयोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज है। और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को पुरस्कार को प्रदान किए जाने के 5 वर्ष बाद ही इससे उच्च श्रेणी का कोई पुरस्कार दिया जा सकता है। तो किसी सिविलियन को जब ये अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड को रिसीव करने के 5 साल तक उनको वेट करना पड़ता है, 5 ईयर्स तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही इनको जो पद्म अवार्ड जो है इससे ऊपर का अवार्ड मिलेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि भारत रत्न। और एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते, 120 से ज्यादा पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये 120 अवार्ड्स के अंदर, टोटल नंबर के अंदर, इन संख्या में मरणों प्रांत पुरस्कार मतलब कि पॉस्टमस अवार्ड, यानी कि कई बार जो व्यक्ति जो है जिनकी डेथ हो जाती है, स्वर्गवास इनका हो जाता है, उनको जब, यानी कि उनकी फैमिली को जब ये अवार्ड दिया जाता है, उनके नाम से जब ये अवार्ड रिलीज किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको ये 120 अवार्ड्स की लिस्ट में जो है वो नहीं रखा जाएगा, यानी कि 120 प्लस अवार्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो दिए जाते हैं। अब ये प्लस के अंदर पॉस्टमस अवार्ड्स आ जाते हैं, एनआरआई आ जाते हैं और फॉरेनर्स आ जाते हैं। तो अगर किसी एनआरआई को या फॉरेनर्स को भी अवार्ड देने के लिए चूज किया जा रहा है तो 120 प्लस की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। मतलब कि 120 आप कह सकते हो कि इंडियंस जो है उनको ये लाइफ जीवित इंडियंस जो है उनको ये दिया जा सकता है अवार्ड, राइट। तो ये एक लिमिट है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, पात्रता की बात करें, तो सभी पर्सन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन पीएसयूज ऑल्सो, यानी कि जो सरकारी जो कर्मचारी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इवन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी काम करते हैं, सिवाय डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़कर, तो ये एलिजिबल नहीं है इन अवार्ड्स के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है, डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी जो है, वो ये पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि आप ब्यूरोक्रेसी की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पद्म अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो उसकी मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। बिकॉज सिविलियंस का ये अवार्ड है, राइट, एंड यू गाइज विल बी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। एंड ऑब्वियसली बात है कि आप सिविलियन से डिफरेंट होंगे, कॉमन मैन से आप डिफरेंट होंगे, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। एंड सेकेंडली, ये अवार्ड जब दिया जाता है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, स्पेशल सर्विसेज के पर्पस के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर लॉन्ग सर्विस। कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक सर्विस में बहुत लंबे समय से वो पब्लिक की सेवा कर रहा है, उस चीज के लिए नहीं दिया जाएगा, स्पेशल सर्विस के लिए दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सिर्फ इसमें एक्सीलेंस की आवश्यकता नहीं है, एक्सीलेंस प्लस की आवश्यकता है। मतलब आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसी कि सबसे बेस्ट, तभी जो है वो चूज करके आपको ये अवार्ड जो है वो पद्म अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, अब कौन नॉमिनेट कर सकता है अवार्डीज को, यानी कि किसको पुरस्कार मिलना है, ये कौन पहले नॉमिनेट करेगा कि यार इनको चूज किया जाए इस पुरस्कार के लिए। तो कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है पद्म पुरस्कार के लिए। इवन एक व्यक्ति अपने आप को भी जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। और जितने भी नॉमिनेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, राइट्स। और ये साथ ही साथ उसमें उस व्यक्ति की जो है वो, और या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की डिटेल्स भी मेंशन की जाती है कि किस पर्पस के लिए अवार्ड जो है वो उनको देना है। और साथ ही साथ 800 शब्द का एक ऐसे भी लिखना होता है, सबमिट करना होता है, जिसमें मेंशन करना होता है कि क्यों दिया जा रहा है एक व्यक्ति, क्यों दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ये अवार्ड, पद्म अवार्ड। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब ये अवार्डीज को, यानी कि पुरस्कार विजेताओं को कौन चुनता है,
इनको कौन सेलेक्ट करता है? तो पद्म अवार्ड कमिटी होती है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है वो गठित करते हैं पद्म पुरस्कार समिति, पद्म अवार्ड कमिटी। और इस कमिटी में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इस कमिटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, इसमें होम सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व रहते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व रहते हैं, और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसके सदस्य के रूप में शामिल रहते हैं। और ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन किसको सबमिट करती है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करती है अप्रूवल के लिए। और इसका मतलब साफ है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करते हैं विजेताओं को कि किनको ये अवार्ड जो है वो देना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको ये पुरस्कार मिल रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने एक लिस्ट बना दी कि इनको जो है वो पुरस्कार दे दो, फिर क्या होता है? तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा किए जाने से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, पद्म पुरस्कार की घोषणा किए जाने से पहले जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जिनको अवार्ड मिलता है, इनकी लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है कि जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है उसकी सहमति नहीं ली जाएगी। बट एक चीज ध्यान में रखना, पुरस्कारों घोषणा से पहले, मतलब कि ये पुरस्कार की जब घोषणा की जाती है, अनाउंसमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट किया जाता है, उससे पहले गृह मंत्रालय से चयन के बारे में फोन के माध्यम से सूचित किया जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ऑफिशियल कॉल हर एक व्यक्ति के पास जाता है जिसको ये जो ये लिस्ट में शामिल है, यानी कि सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल है, उसको बोला जाता है कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है। बट अगर वो व्यक्ति जो है वो बोल दे कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, तो उसका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे टॉपिक्स पद्म अवार्ड से रिलेटेड अच्छे से जो है वो समझ में आ गए होंगे, राइट? एंड ये था पूरा टॉपिक गाइस।